इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर टू राजा, किसान और नगर, इनके बारे में बताएंगे बहुत ही छोटे शब्दों में, जो जिससे कि आपकी बोर्ड की तैयारी भी हो जाएगी। कुछ स्मरणीय बिंदु के रूप में, महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में, फर्स्ट पॉइंट है जेम्स प्रिसेम्स के द्वारा 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया, जिनसे राजा अशोक ने अभिलेखों और सिक्कों का पता चला। सेकंड, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कार्य माना जाता था, जिसका कारण आरंभिक राज्यों व नगरों का विकास, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन है। थर्ड, इस काल में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिनमें मगध, कौशल, कुरुपचार, गंधार, वजी, औतती आदि प्रमुख थे। मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के कारण फर्स्ट, उपजाऊ भूमि, सेकंड, जंगलों में हाथियों की उपलब्धता, थर्ड, लोहे की खदानें, फोर्थ, नदियों द्वारा यातायात, फाइव, योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक, और लास्ट में सुरक्षित राजधानियां। फाइव, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे। सिक्स, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य समाज भारत का पहला साम्राज्य था। सेवन, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच भारतीय इतिहास के आकलन हेतु इतिहासकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्रोत, फर्स्ट, अभिलेख, सेकंड, ग्रंथ, थर्ड, सिक्के, फोर्थ, चित्र, फाइव, मूर्तियां, और सिक्स, भग्नावशेष। एट है 8 पॉइंट 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिसेम्स द्वारा ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकला गया। यह दोनों लिपियां प्रारंभिक अभिलेखों द्वारा सिक्कों का पर उद्गत थी। अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा था। कुछ अभिलेखों पर अशोक, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था, भी लिखा था। प्रारंभिक राज 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट, आरंभिक राजाओं का उदय हुआ था। सेकंड, लोहे का बढ़ता प्रयोग। थर्ड, बौद्ध और जैन सहित अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ था। फोर्थ, सिक्कों का विकास हुआ था। फाइव, महाजनपदों का उल्लेख था। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन या कुछ लोग अपना पैर रखता है और बस जाता है। इसका प्रयोग प्राकृत व संस्कृत में मिलता है। मौर्य तथा गुप्त समाज की जानकारी के स्रोत। फर्स्ट, मौर्य में कौन कौन थे? मेग्निस्तिकी, इंडिका, कौटिल्य अर्थशास्त्र, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, पौराणिक ग्रंथ, अभिलेख, अशोक के संस्कृत वाङ्मय। और गुप्त में क्या था? अभिलेख, सिक्के, साहित्य, प्रस्तातियाँ। 11 पॉइंट है मौर्य समाज में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे: राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांत, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सोनगिरी। 12 पॉइंट में मैग्निस्तीन द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया गया है, जिनके कार्य नौसेना का यातायात और खान पान का, पैदल सैनिकों का, अश्वारोहियों का, स्थानारोहियों का तथा हाथियों का संचालन करना था। 13 पॉइंट है 4वीं शताब्दी में गुप्त समाज का उदय हुआ। सामंतवाद का उदय संभवतः इसी काल में माना जाता था। 14 है दक्षिण भारत में चेर और पांड्य जैसे समृद्ध और स्थायी राज्यों का उदय इसी काल में माना जाता है। 15 है 6वीं शताब्दी में पूर्व उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फाड़ और हलों का प्रयोग प्रारंभ किया गया। 16, 6वीं शताब्दी से ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी के काल में व्यापार के लिए सिक्कों के प्रचलन से विनिमय आसान हो गया। 17, उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजाओं द्वारा देवी देवताओं के साथ जुड़ना। 18, द्वितीय शताब्दी के कई नगरों से छोटे धनात्मक अभिलेखों में विभिन्न व्यवसायों की जानकारी मिलता है, जैसे धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, धार्मिक गुरु, व्यापार आदि।
90 पॉइंट में उत्पाद का और व्यापारियों के संघ श्रेणी का उल्लेख मिलता है। श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। बीसी में है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप में नदी मार्गों वालों भूमार्गों का जाल कई दिशाओं में फैला। अरब सागर से उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक, बंगाल की खाड़ी में चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक। 21 पॉइंट में गुप्तकाल के अंतिम समय सिक्कों में कमी आर्थिक गिरावट की ओर इशारा करती है। 22 पॉइंट में अभिलेख साक्ष्य इस काल के इतिहास के जानने में प्रमुख स्रोत हैं। अभिलेख शास्त्रियों ने अभिलेखों के अध्ययन से बीते काल की भाषा, राजा का नाम, तिथि, संदेश आदि के महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। 23 पॉइंट में अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं, अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना, अभिलेखों के टूट जाने से कुछ अक्षरों का लुप्त हो जाना, वास्तविक अर्थ न निकाल पाना, भाषा समझ में न आना, दैनिक प्रक्रियाओं व रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में न मिलना। 24 पॉइंट में प्रस्तर मूर्तियां सहित मौर्यकालीन समस्त पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे। वे मौर्य समाज की पहचान माने जाते हैं। 25 कृषाण शासकों ने स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र उपाधि भी धारण की। संभवतः वे चीन के शासकों से प्रेरित थे, जो स्वर्ण को स्वर्गपुर कहते थे। कृषाण शासकों ने राजधर्म को जानने के सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्के और मूर्तियां हैं। जनपद का अर्थ है एक ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन, लोग, कुल या जाति अपना पांव रखता है और वहीं बच जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत के दोनों में मिलता है। 28 पॉइंट में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू हुई। इनमें शासक व समाज के अन्य वर्गों के रूप में नियमों का निर्धारण किया गया। 29 में सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिनका पद वशानुगत हो सकता था। उसके अधीन क्षेत्र को सरदारी कहा जाता था। 13 पॉइंट में प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, रचना संस्कृत भाषा में हरिश्चंद्र ने की, जो सम्राट चंद्रगुप्त के राजकवि थे। 31 पॉइंट में सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल के एक स्थानीय राज्यपाल के द्वारा किया गया। इसका ज्ञान हमें शक शासन रुद्रदमन के प्रशान अभिलेख से होता है। गृहपति घर का मुखिया होता है और घर में रहने वाली महिलाएं, बच्चों, नौकरों पर नियंत्रण करता है। पाली भाषा में इस शब्द का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता है। मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि उनकी धातुओं का विश्लेषण इसके अंतर्गत आता है। अभिलेख में फर्स्ट है पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते थे। अभिलेखों के अध्ययन का अभिलेख शास्त्र कहते हैं। इनमें धार्मिक संस्थानों को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। ये स्थायी प्रमाण होते हैं। अभिलेख प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप तथा विचार लिखे जाते थे जो इन्हें बनवाते थे। इन पर इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती थी। तिथि न मिलने पर इनका काल निर्धारण पुरालिपि अथवा लेखन श्रेणी के आधार पर किया जाता था। धरती पर समुद्र की परिस्थिति के वर्णन है। धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों व शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया था। वे परमात्मा पुरुष हैं। साधु भले की समृद्धि, असाधु बुरे की विनाश के लिए कारक हैं। वे अगेय हैं। उनके कोमल हृदय के को भक्ति और विनय से ही वंश में किया जाता है। वे करुणा से भरे हुए हैं। वे अनेक सहर्ष गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, गृहणियों और पीड़ाओं के उद्धार के लिए किया गया है। वे मानवता के लिए दिव्यमान हैं। उदारता के प्रतिमूर्ति हैं। वे देवताओं के कुबेर, धन देख, वरुण, समुद्र
देव और इंद्र वर्षा के देवता और यम मृत्यु के देवता के तुल्य हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट मौर्य साम्राज्य के बारे में बताते हैं। एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, सत्ता के 5 राजनीतिक केंद्र पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी थे। सड़क मार्ग और नौसेना के विकास करके सुदूर केंद्रों का नियंत्रण किया था। प्रशासनिक नियंत्रण के लिए संगठित सेना का गठन किया था। धम्म के द्वारा जनता का तक पहुंचाना, न्यायालयों की स्थापना की गई थी। उच्च अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने वाले हेतु व्यवस्थित कर प्रणाली लगाई गई थी। सैन्य गतिविधियों का उचित संचालन करने के लिए किया गया था। भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक के योगदान की महत्वपूर्ण बिंदुएं बताते हैं। फर्स्ट है एक मजबूत समाज की स्थापना। सेकंड केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था। थर्ड मजबूत सैन्य संगठन। फोर्थ न्यायालयों की स्थापना। 5 एक आदर्श राज्य की संकल्पना। 6 गुप्तचर विभाग की स्थापना। 7 साम्राज्य का विस्तार। 8 धर्म की स्थापना। 9 वाणिज्य व्यापार की वृद्धि। अच्छी कर प्रणाली, अच्छी सड़कें, मार्ग व नौसेना का गठन इसे मुख्य है। मौर्य समाज आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से मजबूत समाज था। अच्छी कर प्रणाली द्वारा वित्तीय स्थिरता, कृषि में नई तकनीकों का समावेश एवं सिंचाई की अच्छी व्यवस्था, वाणिज्य एवं व्यापार में सुरक्षा एवं स्थिरता, सड़क एवं जल मार्ग द्वारा आवागमन अत्यंत सुगम एवं सुरक्षित, समाज का विस्तार, मजबूत सैन्य संगठन द्वारा समाज की तथा प्रजा की सुरक्षा, एक आदर्श राज्य की स्थापना, प्रजा में राजा की दैवीय छवि, हर प्रकार से एक समृद्ध राजा की स्थापना। शिला और धातु पर खुदे हुए लेख अभिलेख कहलाते हैं। प्राचीन समय में राजाओं ने अपने कार्यों, उपलब्धियों तथा राजज्ञों को शिलाओं एवं धातुओं पर खुदवाया था, जो इतिहास के एक अच्छे स्रोत माने गए हैं, लेकिन इनकी भी कुछ सीमाएं हैं। फर्स्ट सीमा थी, कुछ लिपियों को अब तक नहीं पढ़ा जा सकता है। सेकंड, अक्षरों को मिट जाना और लुप्त हो जाना। थर्ड, अपठनीय भाषा। फोर्थ, राजाओं का यशोगान, प्रजा से कोई संबंध नहीं। 5, लिपियों के शब्द अक्षर टूट जाना या फूट जाना। 6 है, अधूरे वाक्य का स्पष्ट अर्थ देते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।